नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बायजूस क्लासेस में। हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं एक नया सर्वेक्षण लेकर पिछले हफ्ते भर की पूरे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का, जिसे हमने बहुत सलीके से सजाया संवोरा है आपके लिए। आप सभी प्रत्याशी जो अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे हैं, और इसमें हम दृष्टिपात करते हैं और सिर्फ सर्वेक्षण ही नहीं करते हैं, उन घटनाओं का विश्लेषण भी करते हैं जो शक्ति समीकरणों को प्रभावित करती हैं, भारत के राष्ट्र हित से जुड़ी हुई हैं, और हमें जिनके बारे में तटस्थ भाव से, व्यावहारिक दृष्टि से, यथार्थवादी तरीके से ये सोचना होता है कि कैसे वह हमारे राष्ट्रीय हित को प्रभावित करेंगी। पिछले सप्ताह एक नाटकीय घटना घटी, और वो घटना थी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे का अचानक घोषणा करना कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि उनका स्वास्थ्य उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। पिछले हफ्ते में अनेक बार वो अस्पताल गए थे, 2-3 बार, और उन्हें लगा कि अब वो इस स्थिति में नहीं है कि राष्ट्र हित में निर्णय बिना वेदना सहे, बिना अपना इलाज कराए अच्छी तरह से कर सकें। तो उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार कर इस्तीफा देना बेहतर समझा। अब ये अटकलें पिछले काफी दिनों से लगाई जा रही थी कि शिंजो स्वस्थ नहीं है, और पहली बार भी जब 2006 में पहली बार जापान के प्रधानमंत्री बने थे, उनको पदत्याग करना पड़ा था अल्सराइटिस कोलाइटिस के रोग के कारण, जिसके कारण उनको साल भर में ही स्थान अपना छोड़ना पड़ा। मगर इस बार जब 2012 में नई दवाइयों से उपचार करवाने के बाद उन्होंने पद ग्रहण किया, तो उन्हें लगता था, उनके देशवासियों को भी लगता था कि अब वो अपना पूरा कार्यकाल करेंगे और संभवतः उस समय तक और अपने देश की सेवा कर सकेंगे। शिंजो एबे पर बार बार यह आरोप भी उनके विरोधी आलोचक लगाते रहे हैं कि वो एक कुनबा परस्त श्रेष्ठ वर्ग के उत्तराधिकारी हैं। उनके पिता द्वितीय महायुद्ध के काल में जापान के विदेश मंत्री रहे थे। उनके दादाजी और उनके छोटे भाई, जो उनके परचाचा कहे जा सकते हैं, वो दोनों जापान के प्रधानमंत्री रहे हैं। और शिंजो एबे अभी भी 2012 से आज तक हाल के वर्षों में सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले जापानी प्रधानमंत्री रहे हैं। अब इस घोषणा ने सारे जापान को स्तब्ध कर दिया है। वो सोच रहे हैं कि इस वक्त इतने संकट की घड़ी से जापान गुजर रहा है। एक और कोरोना वायरस की चपेट है, दूसरी ओर चीन का आक्रामक विस्तार दक्षिण एशियाई सागर में है। जापान के साथ उसका विवाद सेंकाकू द्वीप समूह को लेकर है। चीन की शह पाकर उत्तरी कोरिया कभी प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण करता है, कभी परमाणविक अस्त्रों का। और वैसे भी जापान के रिश्ते कोरियाई प्रायद्वीप के साथ, उत्तरी हो या दक्षिणी, कभी बहुत सहज स्वाभाविक नहीं रहे हैं। कोरियाओं को लगता है कि जापानी उनका साम्राज्यवादी उत्पीड़न करते रहे हैं, उन्हें दोयम दर्जे का मनुष्य समझते हैं। और चीन के साथ तो एक लंबा संघर्ष जापान का चलता रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले से भी, और उनको भी एक आक्रामक के रूप में ही चीन वाले देखते हैं। भले जापानी सभ्यता आज से सदियों पहले चीन से ही आकर इस द्वीप समूह में विकसित पल्लवित हुई और उसने अपनी पहचान अलग से बनाई हुई है। अब जो बातें कुछ शिंजो एबे की उपलब्धियों में गिनाई जानी बेहद जरूरी है, वो ये है कि जिस समय उन्होंने सत्ता ग्रहण की, जापान लगभग एक दोयम दर्जे की शक्ति समझा जा रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में थी, उसके उत्पाद बहुत महंगे हो गए थे, और कभी जब इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, ऑप्टिक्स के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में जापान अग्रणी समझा जाता था, मोटर वाहनों के निर्माण के क्षेत्र में उसके जो छोटे नन्हे प्रतियोगी थे, जिन्हें लिटिल टाइगर्स कहते हैं, जिनमें ताइवान था, जिसमें दक्षिणी कोरिया था, उन लोगों ने उसकी बाजार में घुसपैठ शुरू कर दी थी, क्योंकि जापान का श्रमिक महंगा हो गया था। जापानी उत्पाद गुणवत्ता में सबसे अच्छे थे, मगर जो बाजार था एशिया का और तीसरी दुनिया का, और चाहे वो अमेरिका के बाजार क्यों न हो, वो एक निश्चित गुणवत्ता अगर आप गारंटी कर रहे हो तो सस्ते उत्पाद खरीदने में वो उत्सुक थे। और जब अमेरिकन कंपनियों ने अपनी इकाइयां चीन में लगानी शुरू की, तो चीन में बनने वाले अमेरिकी उत्पाद जो थे वो जापानी उत्पादों पर भारी ठहरने लगे। और भारत में भी जो जापानी मोटर कंपनियां थी, उन्हें लगभग पछाड़ने लगी हैं जो कोरियाई मोटर कंपनियां हैं। यही हाल जहाजरानी के क्षेत्र में है। जापान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक एक संरक्षित अर्थव्यवस्था रही है। वहां के उद्योगपतियों को सरकार का संरक्षण, प्रोत्साहन मिलता रहा है, और किसानों को लगता है कि उनके लिए कोई प्रतियोगी उनके बाजार में नहीं आएगा। तो शिंजो एबे की एक बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने पेंशन के नियम हो, वित्तीय व्यवस्थाएं हो, बैंकिंग प्रणाली हो, डाक प्रणाली हो, उस सबको इस बात के लिए उनका मानसिक तैयारी जरूरी की कि उनको परिवर्तन के लिए बदली दुनिया में तैयार रहना चाहिए। और चूंकि उनको समर्थन प्राप्त था, वो लोकप्रिय थे आम मतदाता के बीच में, अपनी पार्टी के संसद सदस्यों का समर्थन उन्हें प्राप्त था, कार्यकुशल थे, तो लोगों को लगता था कि वो जो बता रहे हैं वो जापान के हित में ही है। और उन्होंने
इन सब आर्थिक सुधारों के लिए अपने देशवासियों को लगभग तैयार कर लिया था। वो फिर एक बार ये प्रयास कर रहे थे कि जापान एक उदीयमान आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपने को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पेश कर सके। अब यहाँ पर जो विषय हैं वो कुछ विचित्र और हैं कि जापान की अस्मिता और स्वाभिमान को बढ़ाने में शिंजो एबे की भूमिका बहुत ही रोमांचक रही है। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो अमेरिकनों ने जो संविधान थोपा था जापान पर, उसका एक प्रावधान ये था कि जापानी कभी भी संप्रभु राष्ट्र होंगे, स्वाधीन होंगे, पर अपनी सेना नहीं रख सकते हैं। एक आत्मरक्षक दस्ता, एक आत्मरक्षक बल कहा जाता है जो बिल्कुल संपन्न है हवाई जहाजों से, जंगी जहाजी बेड़ों से, प्रक्षेपास्त्रों से, मगर वो सेना नहीं कर सकता अपने को, वो वायुसेना नहीं कह सकता, वो तटरक्षक दस्ता ही अपने को कहता है। शिंजो का प्रयास ये था कि अब इतना समय हो गया है, जापान ने अपने को प्रमाणित कर दिया है, वो पश्चिमी खेमे का कितना विश्वास पात्र संधि मित्र है, वो जिम्मेदार है हथियारों के बारे में, परमाणु ऊर्जा के बारे में। अब ये संविधान में संशोधन कर उसकी संप्रभुता को बिल्कुल अक्षत संपूर्ण कर दिया जाना चाहिए। वो धैर्य से काम ले रहे थे, मगर उनको ये मौका नहीं मिला कि अपने कार्यकाल में ये उपलब्धि करके जाते। वो अपनी तरफ से एक बहुत नाजुक संतुलन भी बनाए रखते थे कि चीन के साथ भले ही जापान का विवाद सेंकाकू द्वीप समूह को लेकर भी है, उसके आक्रामक विस्तार को लेकर भी है, उत्तरी कोरिया को उसकी शह देने से भी है, मगर उन्होंने जो जापानी शहीद हैं, जिनको शहीदों का मंदिर कहा जाता है, जहां जाने को चीनी एक भड़काऊ कार्यक्रम समझते हैं, एक बार वो गए, दूसरी बार वो वहां नहीं गए। भले फूलों का गुलदस्ता श्रद्धांजलि के रूप में उन्होंने वहां भेजा, मगर उन्होंने अपनी पहचान एक ऐसे क्षेत्रीय नेता के रूप में बताई थी जो विश्वसनीय है, जो विश्वास पात्र है, जो संतुलित है और संयमी है। तो एक तरह से जब थोड़ा बिगाड़ संबंधों में, थोड़ा क्या खासा बिगाड़ अमेरिका और चीन के आया और भारत और चीन के सीमा विवाद का रक्त रंजित विस्फोट गलवान की घाटी में हुआ, तभी से लोगों को लग रहा था कि एक सामरिक भूमिका प्रशांत परिधि में जापान बेहतर निभा सकता है किसी और से। जो क्वाड की योजना थी कि भारत हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो और अमेरिका हो, जो चीन को बिना एक सैनिक संगठन बनाए संतुलित कर सकते हैं और ये संकेत राजनयिक दे सकते हैं कि उसका मुकाबला कितने देशों के साथ हो रहा है। चूंकि जापान अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए बाहरी दुनिया पर निर्भर है, तो उसके लिए वो दक्षिण पूर्व एशिया से आने वाले सारे नौसैनिक मार्ग जो है, नाविक मार्ग हैं सौदागरी के, वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। कहने को लोग ये भी सुझाते हैं कि जापान यदि चाहे तो साइबेरिया से रूस की गैस और तेल संपदा का उपयोग कर सकता है, मगर चूंकि उसमें पहले ही घुसपैठ चीन की हो चुकी है और किसी दूसरे ग्राहक के लिए वहां पैर पसारने की संभावना कम है, और रूस स्वयं शायद ये चाहता है कि यहां से जो और ऊर्जा का कुछ संचय होता है वो पश्चिमी यूरोप पर दबाव डालने के लिए, भले पश्चिमी यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा के साथ उसे जोड़ा जाए, जापान उनकी नजर में शायद दोयम दर्जे की प्राथमिकता है। भारत के लिए ये सोचना आज बेहद जरूरी है कि कैसे हम जापान के साथ अपने संबंधों का संचालन आगामी वर्षों में करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान का उपयोग किया था एक ऐसे विकल्प के रूप में जो रूस और अमेरिका की तरफ झुके बिना भारत को संतुलित कर सके और भारत की सहायता कर सके, समर्थन कर सके, टेक्नोलॉजी से लेकर अर्थव्यवस्था से लेकर संरचनात्मक ढांचे से लेकर चीन के खतरे को बराबर करने के लिए। और पहले जिस मित्र को विकल्प के रूप में नरेंद्र मोदी ने सामने पेश किया था वो शिंजो एबे ही थे। और जापान में भारत के प्रति बहुत ज्यादा सद्भावना है, क्योंकि विश्व अदालत में जब युद्ध अपराधियों पर मुकदमे चलाए जा रहे थे तो भारतीय जज राधा विनोद पाल ने ही एक ऐसा फैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि युद्ध अपराध सबने किए हैं, विजेता ने भी और पराजित ने भी, तो दोनों को इकट्ठा कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए और सिर्फ जापान को कटघरे में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। आजादी की लड़ाई के दौरान नेताजी सुभाष बोस की आजाद हिंद फौज को समर्थन जापान का मिला था। अंततः नेताजी सुभाष बोस भी हारने वाले पक्ष के साथ गिने जाते हैं, मगर कुल मिलाकर जापान में जो सद्भावना है वो भारत के प्रति काफी है। सद्भावना आज भी है, मगर क्या उस सद्भावना को हम भुला पाएंगे अपने राष्ट्रहित में शिंजो एबे के बाद? क्योंकि जो भी उनका उत्तराधिकारी होगा उसे कुछ समय लगेगा अपनी जड़ें जमाने में, और वो बहुमत उसी तरह का प्राप्त करने में सर्वसहमति का, मतदाता का भी और अपनी पार्टी का भी, जैसा शिंजो एबे को अनायास हासिल था। पिछले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के विश्लेषकों को दो यात्राओं ने व्यस्त रखा। इनमें पहली राजनयिक यात्रा थी अमेरिका के विदेश मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोम्पियो की, जिसमें उन्होंने पूर्वी और मध्य यूरोपीय देशों का दौरा किया। उन्होंने पोलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया का दौरा किया और उन्होंने इस दौरे से जर्मनी को बाहर रखा और
इस दौरे को उन्होंने इतना महत्वपूर्ण समझा कि जिस समय उनकी पार्टी का राष्ट्रीय कन्वेंशन ट्रंप को अपना उम्मीदवार घोषित करने वाला अमेरिका में हो रहा था, उसमें अनुपस्थित रहकर उन्होंने इस दौरे के दौरान ही अपना वक्तव्य संबोधित किया अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिसको एक अभूतपूर्व घटना माना जा रहा है। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना एक पेशेवर राजनयिक द्वारा अपने पद के दुरुपयोग की भी की है, मगर जो भी हो, इस दौरे को उन्होंने एक सामरिक संवेदनशील महत्व का समझा। ये आरोप अमेरिका पर काफी समय से लगाया जा रहा है कि वो यूरोप को विभाजित करने की कोशिश कर रहा है, वो पश्चिमी यूरोप को अलग करना चाहता है, कभी यूरोप के उपग्रह रहे पूर्वी यूरोपीय देशों से उन देशों को अलग करना चाहता है रूस से, जो आज यूरोपीय समुदाय का सदस्य हो या न हो, अनुत्तरदायी हैं, मानवाधिकारों का हनन करते हैं, सबको अनदेखा कर उन्हें आर्थिक सहायता का, तकनीकी सहायता का आश्वासन देकर वो अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें कई उलझे हुए पेच हैं। इसकी जो सामरिक संवेदनशीलता है वो तो स्पष्ट है कि पुतिन के तेवर जुझारू हैं, आक्रामक हैं। उन्होंने लुकाशेंको को यह आश्वासन दिया है कि जरूरत पड़ी तो वो सैनिक दस्ते, सैनिक बल भी उनकी सरकार को स्थिर बनाए रखने के लिए बेलारूस में भेज सकते हैं। यदि वह ऐसा करते हैं तो पश्चिम चुपचाप बैठा इसे नहीं देख सकता। वो ये संकेत और संदेश पुतिन को देना चाहता है कि वह जवाबी कार्यवाही राजनयिक और सैनिक सामरिक उनकी सरहद तक पहुंचा के कर सकता है। अमेरिका ने घोषणा कुछ समय पहले की थी कि वो जर्मनी से अपने नाटो दस्तों को हटाकर पोलैंड के मोर्चे पर लगाएगी, जिससे जर्मनी का नाराज होना स्वाभाविक था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका सामरिक महत्व घट रहा है और पोलैंड का सामरिक महत्व बढ़ रहा है। और पोलैंड में जो दक्षिणपंथी सरकार आई है वो न तो अंगेला मार्केल को रास आती है, वो मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाली सरकार है, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करने वाली सरकार है, वो जनतांत्रिक कतई नहीं कही जा सकती। मगर सामरिक कारणों से इस वक्त अमेरिका उसे अपने पास पाता है। मगर जब अमेरिकी विदेश मंत्री पहुंचे चेक गणराज्य में तो वहां उनको प्रत्याशित समर्थन नहीं मिला। चेक नेताओं ने बात स्पष्ट कर दी कि वो अपने राष्ट्र हित में, वो संप्रभु राष्ट्र हैं, अगर उनको लगता है कि हुआवेई टेक्नोलॉजी से कोई खतरा उनको नहीं है, तो यदि हुआवेई टेक्नोलॉजी उनकी अपनी संप्रभुता के लिए खतरनाक नहीं है तो उन्हें बाहरी सलाह मानने की जरूरत क्या है। हाँ, अपेक्षाकृत उनको बेहतर समर्थन मिला सुल्वानिया में, जहां एक जनप्रिय सरकार है जो नारेबाजी में माहिर है। वो चाहती है कि उसका जन समर्थन बहुत व्यापक नहीं है, अमेरिकी आर्थिक सहायता उसकी मदद कर सकती है। उन्होंने जरूर ये मान लिया कि वो अमेरिकी सलाह शिरोधार्य करते हुए हुआई का बहिष्कार करेंगे और अन्य चीनी सामग्री का भी बहिष्कार कर सकते हैं। अब जहां तक जो उलझा हुआ पेच है वो असल में ये है कि न केवल जर्मनी निर्भर है रूस की गैस और ऊर्जा संपदा पर, जो नॉर्ड 2 नामक एक समुद्र तल के नीचे आने वाला मार्ग पुतिन घोषित कर चुके हैं, वो फ्रांस के लिए बड़ा लाभदायक होगा और वो जर्मनी के लिए भी लाभदायक होगा। और जर्मनी की नेता ये बात भी स्पष्ट कर चुकी हैं कि उनको हुआवेई से अगर अपने संचार तंत्र को मुक्त करना होगा तो कम से कम 3, 4, 5 वर्ष लगेंगे और कई अरबों मार्क जो इसमें अब तक निवेश किया गया है उसका नुकसान उनको हो सकता है। तो एक और ये है कि ट्रंप ये कह चुके हैं कि वो अपने अटलांटिक के जो भाई बंधु थे उनकी सुरक्षा पर पैसा खर्च नहीं करेंगे। दूसरी ओर वो अमेरिका प्रथम, सबसे पहले अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं, वो कोई आर्थिक प्रतिद्वंदिता यूरोप से नहीं चाहते हैं। तो यदि ऐसी स्थिति होती है कि यूरोपीय समुदाय के देशों को अपनी सुरक्षा का खर्च भी खुद वहन करना है, कोरोना जब वायरस की चपेट से भी खुद बाहर निकलना है और अपनी सामरिक हितों की सुरक्षा के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को भी बाहर निकालना है, और यूरोप के जितने संकट हो रहे हैं वो पूर्वी भूमध्य सागर में हो या वो ग्रीस और साइप्रस और तुर्की के बीच का हो या ब्रेक्सिट की चुनौती हो, यदि ये सब उन्हें अकेले झेलनी है तो फिर क्यों नहीं वो एक ऐसी विदेश नीति का निर्धारण और राजनय का अनुसरण करें जो उनके अपने सामूहिक हित में हो और अमेरिका से दिशा निर्देश नहीं लेता हो। तो ये उलझा पेच जर्मनी का और रूस का, जर्मनी, फ्रांस और चीन का है, और कहीं न कहीं हमको देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका क्या असर हमारे उभयपक्षीय रिश्तों में इन बड़े देशों के साथ, फ्रांस, जर्मनी के साथ और यूरोपीय समुदाय के साथ एक समूह के रूप में होता है। यह हम भुला नहीं सकते कि राफेल विमान की खरीद हमने फ्रांस से की है, जर्मनी के साथ टेक्नोलॉजी के मामले में हमारे बड़ा घनिष्ठ नाता है और यूरोपीय समुदाय के अन्य देश भी हमारे साथ कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं महत्वपूर्ण तरीके से। इस चुनावी यात्रा का जो तोड़ चीनियों ने सोचा वो अपने विदेश मंत्री को पश्चिमी यूरोप की यात्रा पर भेजना था। यदि अमेरिकी विदेश मंत्री पूर्वी और मध्य यूरोपीय देशों की यात्रा कर रहे थे तो चीनी विदेश मंत्री वांग यी यात्रा कर रहे थे पश्चिमी देशों की। वो फ्रांस भी गए, वो जर्मनी भी गए, वो इटली भी गए और उन्होंने
कोशिश ये की कि ये संकेत वो सबको दे सकें कि यूरोप के देशों को अपने हित में ही फैसले लेने चाहिए। वो नॉर्वे गए, वो नीदरलैंड्स गए और उनका कहना था कि ये सिर्फ हवा खड़ा किया है अमेरिका ने हवाई का, ये कोई सुरक्षा का खतरा किसी को नहीं है। लोगों को अपने राष्ट्र हित में फैसला करना चाहिए और उन्हें अमेरिका का पिट्ठू या बगल बच्चा नहीं बनना चाहिए। अमेरिका का एकमात्र मकसद ये है कि वह यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को कमजोर करे ताकि उसकी अर्थव्यवस्था के सामने कोई प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में न रहे और वो अपने उद्योगों को, अपनी खेती को तो संरक्षित रखे मगर यूरोप को उसके भरोसे छोड़ दे। ये फैसला ट्रंप पहले ही सुना चुके हैं कि वो यूरोपीय संधि मित्रों के पक्ष में अब कोई खर्चा, सैनिक खर्चा करने वाले नहीं है। वो अपनी सुरक्षा के लिए खुद खर्च करें और जिम्मेदार हैं। जो यूरोप में संकट पैदा हो रहे हैं यूरोपीय समुदाय के भीतर, उनको वो खुद निपटाएं। और जो संकट ब्रेक्सिट के कारण पैदा हुआ है उसमें एक संकट ट्रंप की तरफ से ये पैदा हो रहा है कि ब्रिटेन का दुस्साहस इसलिए बढ़ रहा है कि यदि वो अमेरिका के साथ जाता है तो उसे लगता है कि वो अटलांटिक बिरादरी में रहेगा, अंग्रेजी भाषी प्रदेश में रहेगा और उसे यूरोप की जरूरत नहीं है। इसका चर्चा थोड़ा विस्तार से करेंगे मगर यहां भी पूरी सफलता चीनी विदेश मंत्री को नहीं मिली। अब भले उन्होंने ये भी घोषणा की है कि निकट भविष्य में ही चीन के जो साम्यवादी पार्टी के विदेशी मामलों के प्रमुख हैं वो इटली, स्पेन और पुर्तगाल की यात्रा करेंगे। तो चीन आसानी से इस मोर्चे को छोड़ने वाला नहीं है। मगर हाल फिलहाल चाहे वो अमेरिकी विदेश मंत्री की पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप की यात्रा हो या चीनी विदेश मंत्री की पश्चिमी यूरोपीय देशों की यात्रा हो, यही कहा जा सकता है कि स्थिति लगभग जिच की बराबरी में छूटी है। और इसका क्या प्रभाव हमारी विदेश नीति पर पड़ेगा, हमारे उभय पक्षीय रिश्तों पर पड़ेगा, चीन के साथ नहीं, रूस के साथ नहीं मगर यूरोपीय समुदाय के इन देशों के साथ, ये हमको गंभीरता से इसका विश्लेषण आने वाले दिनों में करना होगा। पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद, जिसको नृशंसता से मार डाला था एक पुलिस वाले ने, रंगभेदी उत्पीड़न का दौर शायद कुछ थम रहा है और ब्लैक लाइव्स मैटर वाला जो आंदोलन शुरू हुआ था वो कुछ शांत पड़ता नजर आ रहा था। मगर 3 महीने के अंतराल के बाद ऐसा लगा कि ये गलतफहमी थी। विस्कॉन्सिन में एक पुलिस वाले ने एक ब्लेक नाम के एक और अश्वेत अमेरिकी नागरिक को पीठ में गोली मारकर बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया, उसके छोटे छोटे बच्चों के सामने, आंखों के सामने ही, जब वो अपनी कार में घुसने का प्रयत्न कर रहा था। ये पीठ से बहुत करीब से मारी गई गोलियां उसके फेफड़े को, उसके यकृत को, उसकी आंतों को चलनी कर गई हैं और वो अपनी जान के लिए जूझ रहा है एक अस्पताल में। इससे भी शर्मनाक बात यह है कि जब उसके परिवार वाले उसे देखने अस्पताल में गए तो उन्होंने देखा कि इस हालत में भी उनके बेटे को हथकड़ियां बांधकर अस्पताल की पलंग से बांध के रखा गया है कि कहीं वह उपद्रवी यहाँ से भाग न चला जाए। इस घटना के विरुद्ध जो आक्रोश भड़का, उसने एक बार फिर दंगे भड़का दिए, आगजनी हुई, लूटपाट की घटनाएं हुई, आंदोलनकारियों की चलाई गोलियों से 2 लोग मारे गए और फिर यह हुआ कि एक किशोर, जो अमेरिकी किशोर था, वो एक बंदूक लेकर आया और उसने फिर अश्वेतों को मार गिराना शुरू किया। और जब ये पकड़ा गया तो उसने अपने को घोषित किया कि वो ब्लू लाइव्स मैटर नाम के एक आंदोलन का सदस्य रहा है। और ये ब्लू लाइव मैटर्स का नाम किसी ने पहले सुना नहीं था, मगर ये स्पष्ट है कि अमेरिका में जो पुलिस वालों की वर्दी होती है तो वो नीले रंग की होती है। तो ये खुदाई खिदमतगार जो था, ये स्वयंभू पुलिस वालों का रक्षक और हितैषी बनकर सामने आया हुआ था। अब लोगों को आज चिंता ये है कि ये जो अश्वेत मरणासन्न हालत में अस्पताल में है, इसका तो पता नहीं क्या होगा, इसके परिवार का पता नहीं क्या होगा, वो कभी दोबारा चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। मगर जो एक किशोर सफेद गोरा है, ये शायद जमानत पर छूट जाए, इसको अपनी उम्र का भी लाभ मिल जाए तो ये बच निकलेगा। और आज जो सबसे बड़ा संकट अमेरिका में है वो ये है कि इस अश्वेत के परिवार वालों ने बड़े साहस के साथ, उदारता के साथ ये बात स्वीकार की कि उनका लड़का एक जिम्मेदार अमेरिकी नागरिक था, संविधान में उसकी आस्था थी, कानून के राज को मानता था, अपने समुदाय में जनहितकारी काम करता था। उसकी कभी भी ये इच्छा नहीं होती कि उसके ऊपर हुए इस हमले के विरुद्ध जो प्रदर्शन है वो इतना हिंसक उपद्रवी हो। और उन्होंने ये अनुरोध किया, प्रार्थना की आंदोलनकारियों से कि अपने प्रदर्शनों में ऐसे लोगों को जो अराजक तत्व हैं, उपद्रवी हैं, अपराधी हैं, उनको न घुसपैठ करने दें। तो इसका दुष्परिणाम ये होगा कि सीधे सीधे इसका फायदा उन लोगों को होगा जो ट्रंप के पक्षधर हैं, जो श्वेत सर्वोच्च सत्ता को मानते हैं, जो ये कहते हैं कि अराजक तत्व अमेरिका के संविधान के लिए, अमेरिका की संस्कृति के लिए, अमेरिका की मूल्यों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ट्रंप बार बार ये दोहराते हैं कि ये लोग अराजक हैं, ये लोग आतंकवादी हैं और बाइडेन इन्हीं का समर्थन करते हैं। यदि बाइडेन राष्ट्रपति बने तो निश्चित रूप से अमेरिका तबाह हो जाएगा और अमेरिका को उस अराजक तबाही से बचाने का काम सिर्फ वो कर सकते हैं। अब दूसरी ओर जो
बाइडेन के पक्षधर हैं, उनका कहना है कि देखिए जानबूझकर ये हिंसा भड़काई जा रही है, और यदि ट्रंप एक बार और राष्ट्रपति हुए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि समतापूर्ण समाज तो यहाँ होगा ही नहीं, रंगभेद होगा, नस्लभेद होगा, जो राइफल एसोसिएशन की लॉबी है वो ज्यादा ताकतवर होगी, जो ईसाई हैं वो ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार करेंगे, और जो लोग दूसरे रंग के हैं, दूसरे धर्म के हैं, उनके लिए अमेरिका समान अवसरों का देश नहीं रह जाएगा। हम लोगों को ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि आने वाले महीनों में जब तक राष्ट्रपति चुनाव निर्विघ्न संपन्न नहीं होते, निरंतर रक्तपात, हिंसक दंगे हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही पक्षों को ये लगता है कि इसका फायदा वो उठा सकते हैं। और अमेरिका वास्तव में बड़ी दुखद स्थिति है, लगभग बराबर दो धड़ों में बटा है, जो उनका समर्थन करते हैं, जो समतापूर्ण समाज चाहते हैं, जो बदलाव चाहते हैं, और वो श्वेत सर्वोच्च सत्ता को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, और ट्रंप की तरह के सख्त तुनक मिजाज तानाशाह को अमेरिकी मूल्यों का पर्याय समझते हैं। अमेरिका से बहुत दूर दक्षिणी गोलार्ध में दूसरे महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया वाले न्यूजीलैंड में भी एक घटना ऐसी घटी जिसने नस्लवाद के बारे में हमें सोचने को मजबूर कर दिया। आज से कोई 1 साल पहले ब्रेंटन नाम के एक 28-29 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई आदमी ने 2 मशीन गनें लेकर क्राइस्टचर्च नामक एक शहर में न्यूजीलैंड के हमला कर दिया था, एक मस्जिद में जहां मुसलमान प्रार्थना कर रहे थे, और 51 लोगों को उसने मार डाला था। जाने कितनी जिंदगियां तबाह हो गई। न्यूजीलैंड में इस तरह का आतंकवादी हमला पहले कभी नहीं हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने तो बाली में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में एक आतंकवादी हमला झेला था, मगर वो पर्यटक थे और वो हमला इंडोनेशिया में हुआ था। न्यूजीलैंड आज तक इस बात पर बड़ा गर्व करता था कि उसका समाज बड़ा सहनशील है, उसकी बहुआयामी विविध संस्कृति है, हर धर्म हर जाति के लोग वहाँ सद्भाव के साथ रहते हैं, और बंदूकों और पिस्तौलों से होने वाले अपराधों की संख्या वहाँ लगभग नगण्य थी। मगर जब ये घटना हुई तो आदमी सोचने को मजबूर हुआ कि आखिर वहां भी ये संभव है। कोई भी देश जैसे कोरोना वायरस की चपेट से अपने को अछूता नहीं समझ सकता, वो आतंकवाद से अपने को अछूता नहीं समझ सकता है। इस मुकदमे का जब फैसला सुनाया गया तो न्यूजीलैंड में चूंकि मृत्युदंड 6 दशक पहले ही समाप्त कर दिया गया है, जो सबसे कड़ी सजा इस अभियुक्त को सुनाई जा सकती थी वो आजीवन कारावास की थी, और अब ये कहा गया है कि 50 साल तक बिना किसी पेरोल के, बिना किसी रिहाई की आशा के इस व्यक्ति को अपना सारा शेष जीवन जेल में ही काटना पड़ेगा। शिकार थे उनके परिवारों के लोगों को इसे संबोधित करने का मौका मिला ताकि ये उनके कष्ट से रूबरू हो सके, और एक हद तक उनके घावों पर कुछ मलहम लगाया जा सका जिन लोगों को अपने प्रियजनों को गंवाना पड़ा था इस आतंकवादी हत्याकांड में। मगर मेरी समझ में जो बात विचारणी है वो ये है कि जब भी 9/11 की घटना के बाद, ट्विन टावर्स पर हमले के बाद आतंकवाद की चर्चा होती है तो पश्चिमी मीडिया हमारा ध्यान एक ही ओर दौड़ाता है कि आतंकवाद की जड़ कट्टरपंथी इस्लाम है, इस्लामी जिहादी तत्व हैं, वही आतंकवाद का सब खून खराबा दुनिया भर में फैलाते हैं। वो नाइजीरिया में बोको हराम हो, वो सोमालिया में अल शबाब हो, वो अलकायदा के चितराए हुए टुकड़े हों, वो अफगानिस्तान में तालिबान हो, कहीं ना कहीं ये सब चीज लेबनान से लेकर यमन तक पहुंच जाती है, इस्लाम तक। अब यदि आप देखें तो एक हद तक इस बात में कुछ सच्चाई भी है। अभी हाल जो काबुल में हमला हुआ था, उसमें जो फिदायीन हमला हुआ था, उसमें 2 ऐसे युवक पढ़े लिखे भारतीय डॉक्टर थे जो पश्चिम एशिया जाने के बाद ही उनका मन बदला था और वो कट्टरपंथी इस्लामी जिहादी बन गए थे। तो ये संभव है कि हमको अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए सतर्क रहना पड़े इस्लामी जिहादी आतंकवादियों से, मगर इससे कम बड़ा खतरा उन ईसाई श्वेत रंगभेदी उत्पीड़कों का नहीं है जो कहीं स्वीडन में भी नजर आते हैं, कहीं जर्मनी में भी नियो नाजी नजर आते हैं, और न्यूजीलैंड में भी अपना आतंक फैला रहे हैं। हमें शायद कहीं न कहीं इस रंगभेदी उत्पीड़क नस्लवाद के प्रति भी अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए खबरदार रहना होगा। आने वाले दिनों में ये चुनौती और विकट रूप धारण कर सकती है। रंगभेद और नस्लवाद की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो एक नव उपनिवेशवादी चुनौती है। हम चाहे कहीं भी रहें, हम भारत में हों, हम दक्षिणी अमेरिका में हों, मैक्सिको में हों, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हो, या सीरियाई शरणार्थी यूरोप पहुंचे हों, कहीं न कहीं रंग और धर्म इनका जो सन्निपात होता है वो हमको श्वेतों से, अमीरों से, ईसाइयों से बिल्कुल अलग करता है। तो जो एक बार सैमुअल हंटिंगटन कहते थे कि ये सभ्यताओं की मुठभेड़ है, वो पूरी तरह से उनकी नजर में ईसाइयत और इस्लाम की मुठभेड़ थी, मगर कहीं ना कहीं ये ईसाइयत और ईसाई पर जितने धर्म हैं उन सबकी मुठभेड़ भी है, और जो हमारी त्वचा का रंग है
वो भी है, और यदि हम निर्धन हैं तो वो भी हमको एक दूसरे की श्रेणी में रखता है। और ये जो अंतर है, आप शिखर की किसी पद पर पहुंच जाएं, कमला हैरिस की तरह आप उम्मीदवार हो जाएं उपराष्ट्रपति पद का अमेरिका में, या आप बहुराष्ट्रीय कंपनी के कर्ता धर्ता CEO हो जाएं, रहेंगे आप अश्वेत ही, रहेंगे आप बाहर से आए प्रवासी शरणार्थी ही, और आप कितना ही अपने मन को मना लें, रहेंगे आप दोयम दर्जे के ही नागरिक। तो भारतीयों के लिए ये चुनौती काफी विकट है, क्योंकि हम अपने डायस्पोरा का जो प्रवासी भारतीय समुदाय है उसका लाभ उठाना चाहते हैं एक अपनी कोमल शक्ति के रूप में दुनिया भर में अपने राजनय में, मगर हम जहां भी सक्रिय होते हैं तो वहां हम किस तरह ग्रहण किए जाते हैं। अब पुतिन का रूस भी एशियाई रूस कम और यूरोपीय सफेद रूस ज्यादा है। ईसाइयत को उन्होंने भी रूस के बुनियादी मूल्यों में एक स्वीकार कर लिया है, और यही रंगभेद जो है, मगर इसमें हमारा कोई सामने चीनी और जापानियों से नहीं होता है, क्योंकि चीनी और जापानी पीले लोग हैं, हम लोग भूरे लोग हैं, हम लोग मलयों के निकट हैं, मगर हम लोग पूरी तरह अश्वेत भी नहीं हैं। हम अब तक ये मानकर चलते थे कि हमने रंग भेद और नस्ल भेद से मुक्ति पा ली है, मगर अभी एक लंबा सफर हमें तय करना है। पिछले कई महीनों से और खासकर पिछले सप्ताह ब्रिटेन का आचरण राजनीति के क्षेत्र में कुछ ऐसा रहा है जिसने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के विश्लेषकों को बड़ा परेशान रखा है। वहां बोरिस जॉनसन जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी कार्यशैली कुछ ऐसी है कि वो न केवल गैर जिम्मेदार हैं, वो जवाबदेह भी अपने को नहीं समझते हैं, और उन्होंने जो उनके देश की संवैधानिक शासन प्रणाली थी, प्रशासन था, उसको तहस नहस करके छोड़ दिया है। उन पर भाई भतीजावाद का आक्षेप लगाया गया है। उनके जो सबसे विश्वास पात्र सहयोगी सलाहकार कमिंग्स हैं, वो बार बार खलनायक के रूप में प्रकट आते हैं, कभी कोविड के तालाबंदी को तोड़ने के कारण, तो कभी अपने स्वार्थों के टकराव के कारण जो उनकी कंपनियों का रहता है, उन कंपनियों के साथ, उन विभागों के साथ जो ब्रिटेन की सरकार के साथ जुड़े हैं। ऐसा ही कुछ देखने को पिछले सप्ताह मिला जब वहां GCE लेवल्स के परीक्षा के नतीजे आए, तो वहां एक एल्गोरिथम कंप्यूटर में इस तरह का कुछ कार्यक्रम फीड किया गया था जिसके तार भी जुड़ते हैं कहीं ना कहीं कमिंग्स के, उनके सलाहकारों की कंपनियों के साथ, जिसने तबाही मचा दी। छात्रों के जो अंक थे वो बहुत सीधे नीचे गिर गए, और आज तक किसी को ये भरोसा नहीं है कि अब अंत में इनका सामान्यीकरण कैसे होगा। पूरी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था, विश्वविद्यालयों में प्रवेश संकट में पड़ गया है कि छात्रों को क्या सबको एक बराबर नंबर दिए जाएंगे, ग्रेस मार्क दिए जाएंगे, ऊपर चढ़ाया जाएगा, गिराया चढ़ाया जाएगा, और कैसे ये मेरिट का क्रम बनेगा जिसके आधार पर दाखिले विश्वविद्यालयों में होते थे। अब सबसे दिलचस्प और हैरतअंगेज बात यह है कि जिस व्यक्ति ने इस्तीफा देना था वो शिक्षा मंत्री होना चाहिए था, वो तो निरापद रहा, मगर जो व्यक्ति एक पेशेवर विशेषज्ञ इस संस्था को देखता था, स्कूली शिक्षा को, माध्यमिक शिक्षा को, उच्चतर शिक्षा को, उसको इस्तीफा देने दिया गया है। तो बलि का बकरा हमेशा बोरिस जॉनसन के शासनकाल में कोई ऐसा व्यक्ति बनता है, और जो निर्वाचित सांसद होते हैं, जो मंत्री होते हैं, जिनकी जवाबदेही संसद के सामने होती है, उसको, उस परंपरा को लगभग उन्होंने बिल्कुल नष्ट कर दिया है। और इसी का एक दूसरा उदाहरण देखने को मिला जब उन्होंने अपने एक वाणिज्य दूत को फिर से ब्रेक्सिट के बारे में बातचीत करने के लिए बेल्जियम भेजा, और ये सज्जन अपने साथ कई सौ पेज का एक पुलिंदा लेकर गए जिसको उन्होंने नए प्रस्तावों का नाम दिया। इन नए प्रस्तावों के बारे में बेल्जियम में जो यूरोपीय समुदाय के उनके साथ बातचीत करने वाले लोग थे, उनका कहना था ये तो बिल्कुल एक ढकोसला था, ये तो पुरानी जो बातें तय हो चुकी हैं उन्हीं को लफ्ज इधर उधर करके दोबारा पेश किया जा रहा था, और ये कुछ समय की मोहलत लेने का एक नाजायज प्रयास था। ब्रिटेन उस अवसर को गंवा चुका है जब वो ब्रेक्सिट के पहले कोई नया प्रस्ताव कर सकता था, और बोरिस जॉनसन इस हट पर कायम है कि वो ब्रेक्सिट हो या ना हो, सौदा समझौता हो या ना हो, ब्रिटेन बड़ा फायदे में रहेगा। उनको कहीं ना कहीं किसी जुआरी की तरह ये लगता है कि जैसे जैसे वो दांव बढ़ाते जाएंगे, वो धौंस धमकी देते रहेंगे, जो प्रतिपक्षी है वो अपनी पलक पहले झुका देगा। ये इतनी बार हो चुका है कि जितनी बातों पर समझौता होना था या हो चुका है वो तो शायद हो चुका है, मगर जितनी बातें आज भी विवादास्पद हैं, जो मछली पकड़ने को लेकर हैं, जो ट्रकों के प्रवेश को लेकर ब्रिटेन में उस टनल के थ्रू हैं, जो अंग्रेजी ब्रिटिश चैनल के थ्रू, इंग्लिश चैनल के थ्रू आती है, उसके जरिए होकर गुजर कर आती है, ये सारी चीजें अपनी जगह पर आज भी विवादास्पद हैं। आयरलैंड वाले आज भी खुश नहीं है कि उनका क्या नाता शुल्क पर या उन प्रतिबंधों पर होगा जो उनके यहां से ब्रिटेन के बीच में लगेंगे, क्योंकि वो बने रहेंगे यूरोपीय समुदाय की व्यवस्था का हिस्सा। स्कॉटलैंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वेल्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो दो अंग
ग्रेट ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के हैं, वो भी इससे संतुष्ट नहीं है। मगर हाल फिलहाल वो इस स्थिति में नहीं है कि बोरिस जॉनसन को धुतकार सकें, नकार सकें, उनको बाहर कर सकें। मगर एक देर सवेर बोरिस जॉनसन को इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बोरिस जॉनसन इस तरह के भड़काऊ बयान देने लगे हैं कि वो तो फायदे में रहेंगे यदि ब्रिटेन बिल्कुल यूरोपीय समुदाय से निकल भी जाता है, तो वो एंग्लोफोन, अंग्रेजी भाषा बोलने वाले अटलांटिक बिरादरी का हिस्सा बन जाएगा। और $3 ट्रिलियन की जो उनकी अर्थव्यवस्था है, उसको यदि जोड़ दिया जाए अमेरिका की सिकुड़ती अर्थव्यवस्था के साथ भी, तो उसका जो पैमाना होगा वो यूरोपीय समुदाय में ब्रिटेन के जाने के बाद उससे कहीं बड़ा होगा। वो फायदे में रहेंगे। अब वो फायदे में रहेंगे या नहीं रहेंगे, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों का समायोजन कैसे करेंगे, कनाडा की बात बिल्कुल दूसरी है। वो उत्तरी गोलार्ध में अमेरिका की छत्रछाया में रहता है। मगर जब ट्रंप ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वो अटलांटिक बिरादरी को लगभग नष्ट कर रहे हैं, उसका विलय कर रहे हैं, तब ये बोरिस जॉनसन की आशावादिता समझ में नहीं आती है। बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन को आज वहां पहुंचा दिया है जहां कोई भी यह नहीं मानता है कि उनकी विश्वसनीयता राजनयिक मोर्चे पर या आर्थिक स्वास्थ्य के पुनर्लाभ के लिए जो कुछ होना है कोविड वायरस की चपेट के कारण, वो होगा। स्वयं कोविड वायरस के बारे में उनके बयान बदलते रहते हैं, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के बारे में उनके बयान बदलते रहते हैं, कभी बार, दुकानें, स्कूल खोलने की बात वो करते हैं, कभी चर्च बंद करने की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर तुरुक मिजाज एक ऐसा व्यक्ति जिसे आगे की राह नजर ना आती हो मगर आत्मविश्वास और अहंकार से भरपूर हो, कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति की याद दिलाता बोरिस जॉनसन का ब्रिटेन आज एक समस्या है। हमारे लिए समस्या यह है कि हमारे नाते ब्रिटेन के साथ काफी समय से, चूंकि वो हमारे हुक्मरान रहे थे, वो अपनी वैश्विक दास्ता के दौर में काफी घना ताना बाना है। और ये पहली आज भी अनबूझ है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी कैसी है, उसका पैमाना इतना बड़ा कैसा है, कौन वो क्षेत्र हैं जिसके आधार पर उसकी अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा है, और वो हथियारों की बिक्री हो, वो परमाणविक संयंत्र हो, वो रॉकेट हो, किस आधार पर महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मंच पर सक्रिय अभिनेताओं में गिना जा सकता है। मगर भारत के संबंध, चाहे वो उच्चतर शिक्षा हो, तकनीकी परियोजनाएं हो, कहीं ना कहीं आज भले सैनिक साज सामान के मामले में हमारी निर्भरता ब्रिटेन पर कम है, मगर ये भारत के लिए कहना कठिन है कि वो ब्रिटेन से अपना नाता आसानी से तोड़ सकता है। दुनिया के नक्शे में एक ऐसा प्रदेश है जो अक्सर अनदेखा, उपेक्षित रह जाता है। यह है आर्कटिक प्रदेश। ये आर्कटिक प्रदेश 12 मास बर्फ से ढका रहता है, 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है, जनसंख्या यहाँ बहुत विरल है। और आज से 125 साल पहले जो यहाँ अन्वेषक गए थे, उनकी यात्राएं आज तक उनका महिमा मंडन होता रहता है कि कौन ध्रुव तक पहले पहुंचा था, किन तरह की स्लिज की यात्राएं हुई थी, कैसे एस्किमो से उसकी भेंट हुई थी। जब सारी दुनिया की बड़ी शक्तियों का ध्यान अटका हुआ था कहीं और, कहीं मध्य पूर्व में, कहीं अफ्रीका में, कहीं दक्षिणी अमेरिका में, कहीं हिंद महासागर के दक्षिणी चीनी सागर वाले इलाके में, तो पुतिन रूस में बड़े कौशल से यहाँ अपने पैर पसार रहे थे। उन्होंने यहाँ अपनी परमाणुक शक्ति से संचालित पनडुब्बियां रखी हैं, एक आध दुर्घटनाग्रस्त भी हुई है। उन्होंने बर्फ की चट्टानें तोड़ने वाले जहाजी बेड़े यहाँ तैनात किए हैं और काफी समय से वो सक्रिय हैं। उनका प्रयास ये है कि ध्रुव क्षेत्र से जोड़ने वाला रूस को कनाडा से और अमेरिकी गोलार्ध से एक नया मार्ग बनाया जा सके जो बर्फ के नीचे से होकर जा रहा हो, और वो एक बहुत ही दूरी को कम कर देगा, रूसी तेल, गैस और अन्य उत्पाद के लिए एक बड़ा बाजार प्रस्तुत कर देगा जो उत्तरी अमेरिकी गोलार्ध है। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि ये जो ध्रुव क्षेत्र से जाने वाला मार्ग है, ये जो चीन की नया रेशम राजमार्ग है, वन बेल्ट वन रोड है, उसका भी हिस्सा कहीं न कहीं जुड़ जाता है। ये रूस के और चीन के हित में है कि अमेरिका को आर्कटिक से बाहर रखने के लिए वो कम से कम फिलहाल इस क्षण तात्कालिक सहयोग करें। अब इसकी क्या प्रतिक्रिया अमेरिका पर होगी, क्या प्रतिक्रिया कनाडा पर होगी, ये देखने लायक है। डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम इसका तोड़ सुझाने की कोशिश की थी। उन्होंने डेनमार्क के साथ ही पेशकश की थी वो ग्रीनलैंड अमेरिका को भेज दे, बदले में प्यूर्टो रिको को रख ले, ताकि अमेरिका आर्कटिक के जितना पास पहुंच सकता है उतना पास पहुंच जाए। क्योंकि आज उसके ऊपर कनाडा है, कनाडा आर्कटिक देश है, रूस आर्कटिक देश है, मगर चीन आर्कटिक देश नहीं है। और अमेरिका के पास आज उस तरह के संसाधन नहीं है, वो बर्फ तोड़ने वाले जहाज हों या परमाणुक पनडुब्बियां हों जो इस ध्रुव क्षेत्र में बर्फ के कई 100 मीटर नीचे काम कर सकती हों। ये टेक्नोलॉजी, ये तकनीक उनके पास
नहीं है। और चीनियों का दावा यह है कि जैसा वो हर जगह दावा पेश कर देते हैं कि यह क्षेत्र उनके लिए भी रुचि का है, उनके राष्ट्रीय हित से जुड़ा है, वो भले ही आर्कटिक देश न हो मगर आर्कटिक के पड़ोसी देश तो जरूर हैं। जबकि हकीकत यह है कि चीन की भूमि से निकटस्थ प्रदेश जो ध्रुव क्षेत्र का है वो कम से कम 900 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये रही एक बात। मगर जो चिंता का विषय है कि इस सारी हलचल का जो परमाणु पनडुब्बियां वहां जा रही हैं, जो बर्फ तोड़ने वाले जहाज वहां काम कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव यहाँ की नाजुक पारिस्थितिकी पर पड़ेगा। वहां का तापमान बदलने लगा है, बर्फ के बड़े बड़े हिमशैल आइसबर्ग्स टूट कर जो छोटे मोटे देश के आकार के होते थे समुद्र में मिलने लगे हैं, पानी पिघल रहा है, समुद्र की सतह बढ़ रही है। इस बढ़ते तापमान का, इस बर्फ के पिघलने का क्या प्रभाव यहाँ के जीव जंतुओं पर पड़ेगा। वो ध्रुव क्षेत्र में रहने वाले भालू हों, सील हों, सामान्य मछलियां हों, यहाँ की भेड़ियां हों, कुत्ते हों, ये आज कह सकना संभव नहीं है। मगर निश्चित रूप से इसका प्रभाव उन सारे देशों पर पड़ेगा जो आर्कटिक क्षेत्र में नहीं आते हैं, मगर अंततः पूरे भूमंडल की, पृथ्वी की जो बदलती आबो हवा है वो निश्चित रूप से इससे प्रभावित होती है। और एक चिंता का विषय ये भी है कि आज भले ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियों ने अंटार्कटिक क्षेत्र को बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा से बाहर रखा है, जैसे अंतरिक्ष को रखा गया था, मगर जो लोग इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करना चाहते हैं उनके लिए संधियां कोई बाधा नहीं है। और हो सकता है जिस प्रवृत्ति के दर्शन हमको आज आर्कटिक में हो रहे हैं, कल वही सब हमको देखने को अंटार्कटिक में भी मिले। हिंद महासागर के दक्षिणी चीनी सागर वाले इलाके में जहां चीन ने अपना दावा पेश किया है और आक्रामक रूप से अपना विस्तारवाद दिखला रहा है, तनाव घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले सप्ताह एक खतरनाक मुठभेड़ अमेरिका और चीन के जंगी जहाजों के बीच हुई। अमेरिका ने अपने बहुत बड़े पोत यहाँ तैनात किए हुए हैं जिनका मुकाबला करने की सामर्थ्य हाल फिलहाल चीन के पास नहीं है। उसने एक बड़े दैत्याकार विमान वाहक पोत का निर्माण शुरू किया है, उसका एक मॉडल बनाकर उसने युद्धाभ्यास भी शुरू किया है। मगर अमेरिकियों का कहना था कि वो तो उस अंतर्राष्ट्रीय जल निधि पर अपना सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे थे जहां हर देश के जहाज का आवागमन अबाध है। मगर चीनियों का कहना है कि वो उस बात से सहमत नहीं है। उनकी परिभाषा के अनुसार ये अंतर्राष्ट्रीय जल निधि नहीं है, ये उनकी विशेष इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन का हिस्सा है जहां किसी दूसरे देश के सैनिक जहाजों को आने के पहले अनुमति लेनी चाहिए। मगर उन्होंने चेतावनी देने के बाद भी जब अमेरिकी वायुयान उड़ानें भरते रहे और चीनी हवाई स्थान पर उनका प्रवेश होने का संकट बढ़ता गया, तो उन्होंने एक प्रक्षेपास्त्र का प्रयोग किया जिसको कहा जाता है विमान वाहक पोत संहारक प्रक्षेपास्त्र, एयरक्राफ्ट किलर मिसाइल। और वो उन्होंने बिल्कुल धमकाने के लिए किया था, चेतावनी के रूप में किया था। उसको इस विमान वाहक पोत के ऊपर से उड़ाकर आगे जलराशि में उसका विस्फोट कराया गया। मगर चीनियों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया कि भले ही उनके पास विमान वाहक पोत न हो, मगर वो दूर से ही अपनी जमीन से प्रक्षेपास्त्रों के माध्यम से प्रहार करके अमेरिकी विमान वाहक पोत को डुबा सकते हैं। इस चुनौती का सामना अमेरिका कैसे करता है ये देखने लायक होगा। मगर संकट निश्चित रूप से बढ़ा है और अनेक सामरिक विशेषज्ञ कहते हैं कि कोई छोटी सी चिंगारी एक ऐसी बड़े विस्फोट को जन्म दे सकती है जो एक भयावह युद्ध में कभी भी बदल सकता है। ये टकराव सिर्फ अमेरिका और चीन के बीच नहीं हो रहा है, ये तनाव बढ़ता जा रहा है कोरियाई प्रायद्वीप में भी, जहां दक्षिणी कोरिया के संबंध जो पिछले वर्ष कुछ सामान्य होने लगे थे उत्तरी कोरिया के साथ फिर से बिगड़ रहे हैं। उनका कहना है कि भड़काऊ उत्तेजक हरकतें दक्षिणी कोरिया करता है, गुब्बारों के जरिए दुष्प्रचार वहां फैलाता है, वहां अलगाववाद भड़काता है। और उन्होंने कहा कि इसको उत्तरी कोरिया चुपचाप नहीं देखता रहेगा। ये एक पक्ष है। जापान के साथ चीन का विवाद सेंकाकू द्वीप समूह को लेकर चल रहा है। जापानी समुद्र भी लगभग संकटग्रस्त ही कहा जा सकता है। चीन अपने मोहरे उत्तरी कोरिया के जरिए जापान को हमेशा दबाव में रखता है, प्रक्षेपास्त्र उसके ऊपर से उड़ के जाते हैं जो दुर्घटनावश भी कभी उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और सबसे बड़ी चुनौती जो है वो तैवान के सामने है। जो तैवान का जब साम्यवादियों का आधिपत्य हुआ था मुख्य भूमि पर चीन की, तो तैवान तब अलग हो गया था। चियांग काई शेक ने वहां राष्ट्रवादी चीन की स्थापना की थी। मगर आज तक चीन का मानना है कि ये हिस्सा उसी चीन का हिस्सा है और एक चीन के सिद्धांत में उसकी आस्था है। एक न एक दिन इस हिस्से को वो वापस ग्रहण करना चाहता है। तैवानियों को लगता है कि अब हांगकांग के बाद उनकी बारी है, क्योंकि उन्होंने कुछ हांगकांग के अलगाववादियों को, आंदोलनकारियों को अपने यहाँ शरण दी है।
आज भले ही ताइवान के पास आर्थिक संपदा है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटरों का निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण होता है, इनमें से कई चीजों का निर्यात चीन को भी होता था। जो चीन इनका उपयोग करता था उस सामग्री के उत्पादन के लिए जो अमेरिका आदि के बाजारों में बेची जाती थी। मगर ये एक बड़ा पेचीदा रिश्ता है इन दोनों के बीच में, प्रेम और दुश्मनी के साथ साथ। आज जो सरकार ताइवान में शासन कर रही है उसमें बहुमत उन लोगों का है जो ताइवान को स्वाधीन बनाए रखना चाहते हैं। काफी बड़ी संख्या में ऐसे सांसद भी हैं जो मातृभूमि चीन के साथ मिलना चाहते हैं और अक्सर इनमें मुक्केबाजी, धक्का मुक्की भी होने लगती है। कभी कभी हिंसक विस्फोट भी संसद के भीतर होते हैं। तो ताइवान की स्थिति कब तक निरापद रहेगी कहना कठिन है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि अमेरिका इस क्षेत्र से सुरक्षा का भार वहन करने से बचता है या उसकी सीधी मुठभेड़ चीन के साथ होती है तो फिर ताइवान कब तक अपने को सुरक्षित महसूस कर सकता है। वो जापान हो, ताइवान हो, कोरियाई प्रायद्वीप हो, इस दक्षिण एशियाई क्षेत्र में संकट के साथ जुड़े हुए हैं। इसी का एक नमूना देखने को मिला किरिबात में, जो एक सूक्ष्म राई बराबर देश है, संप्रभु है, मगर दक्षिणी प्रशांत महासागर में, जिसने आज तक मान्यता दे रखी थी ताइवान को, उसने वो मान्यता राजनयिक वापस ले ली और जनवादी चीन को अपनी मान्यता दे दी। जब चीनी राजदूत वहां पहुंचे तो उनका एक बड़ा विचित्र चित्र छपा अखबारों में कि वो आदिवासियों की पीठ पर चलते हुए स्वागत समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। तो लोगों ने कहा देखो ये रवैया है चीन का, कितना नस्लवादी। मगर स्वयं किरिबाती के लोगों ने कहा कि ये तो हमारी कबायली पारंपरिक परंपरा का हिस्सा है, हम मेहमान का स्वागत ऐसे ही करते हैं, हमें अपनी परंपरा के बारे में कोई सबक सीखने की जरूरत उन गोरों से नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वाले हों या न्यूजीलैंड वाले हों, जिन्होंने वंशनाशक नीतियां यहाँ अपनाई हैं इन द्वीपों में और अपने महाद्वीपों में। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि चीन ताइवान को अलग करने का कोई भी मौका चूकता नहीं है, वो किरिबात जैसा छोटा देश हो। और विचित्र स्थिति यह है कि जब चीन ये सब कर रहा था इस इलाके में, तो चीन के उम्मीदवार का चुनाव एक बहुत भारी बहुमत से 160 से ऊपर उन्हें मत मिले उस समझौते के बारे में जिसे यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज कहा जाता है, अंक्लॉज, जिसके बारे में चीन का आचरण बड़ा दोहरे मानदंडों वाला रहा है। जब चीन को रास आता है तो चीन इसका उल्लेख करता है, जब चीन को कोई मतभेद होता है तो कहता है नहीं, इस समझौते से हमारा कोई लेना देना नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण में पश्चिमी देशों ने हमको कोई हिस्सा ही नहीं लेने दिया था। और आज यदि एक आदमी इस पंचाट में, जो ट्राइब्यूनल है जो उन विवादों का निपटारा करता है समुद्र में किसकी जमीन कहाँ है, किसका अधिकार कहाँ होना चाहिए, विडंबना यह है, हास्यास्पद, कि वो चीन जो हर बार चुनौती देता रहा है अंक्लॉस को, वो अब इस अंतर्राष्ट्रीय पंचायत में अगले 10 वर्ष तक निर्णय करेगा और विवादों का। भारत के सामने सबसे बड़ा संकट ये है, सबसे बड़ी जटिल चुनौती ये है कि यदि बाकी दुनिया का ध्यान अटका रहता है इस दक्षिणी चीनी सागर वाले इलाके में, अमेरिका और चीन की मुठभेड़ में, यहाँ के अन्य राष्ट्रों के चीन के साथ संकट को लेकर, तो उनका ध्यान हट जाएगा भारत और चीन के बीच जो मुठभेड़ की संभावना है हिमालयी सरहद पर गलवान घाटी में, जिसका परिणाम देखने को मिला था रक्त रंजित विस्फोट में। भारत के लिए इसको संतुलित करना, राजनयिक समर्थन अपने लिए चीन के विपक्ष में कठिन होता जाएगा। कोरोना वैश्विक महामारी की चुनौती का मुकाबला करने के चक्कर में पूरी दुनिया का ध्यान भटका रहा है कहना ज्यादा सही होगा कुछ और ऐसे संकटों और चुनौतियों से जो हमारे सामने आज मुंह खड़े हैं, जिनमें एक बड़ी चुनौती है तपती धरती के कारण, मौसम बदलाव के कारण क्या भयंकर संकट हमारे सामने हो सकते हैं। आज तक लोगों को लगता था कि ये संकट भविष्य का है, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष बाद जो पीढ़ी होगी उसको उसका सामना करना पड़ेगा, हम तब तक इसका कोई न कोई तकनीकी वैज्ञानिक समाधान ढूंढ लेंगे। मगर अभी हाल पिछले सप्ताह हरिकेन लॉरा नाम के जिस समुद्री तूफान ने चपेट में लिया टेक्सास और लुइसियाना राज्यों को अमेरिका के, उसकी रफ्तार थी 150 मील प्रति घंटा। उसके साथ जो समुद्री लहरें आई वो 12 मीटर 13 मीटर ऊपर उठकर आई और वहां के मौसम वैज्ञानिकों ने कहा यहाँ रहने वाले लोगों से राज्य के, अब आपके और ईश्वर के बीच में कोई नहीं आ सकता, यही तूफान है, प्रार्थना कीजिए, शरण लीजिए उन स्थलों पर जो इस मौके के लिए तैयार किए गए हैं। मगर यही वो संनिपात नजर आता है कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण आप लोगों को उठाकर इकट्ठा एक जगह ऐसे शिविरों में नहीं रख सकते हैं जहां भीड़ भाड़ बढ़ रही हो। और वैसे ही अपने को आजादी पसंद कहने वाले अमेरिकी उन सारे प्रतिबंधों को, नकाब पहनने को, सैनिटाइजर को मानते नहीं है। और यदि वो मानते भी हैं तो अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के चक्कर में, अपने माल असबाब को, संपत्ति को ले जाने के चक्कर में न केवल अपने प्राण संकट में डालते हैं मगर दूसरों के प्राण भी संकट में डालते हैं। यूं तो सौभाग्य ऐसा हुआ कि ये
तूफान जब तक और भीतर पहुंचा तो इसकी गति घट गई, मगर फिर भी इसके साथ बहकर आए जो पानी आया उससे बाढ़ में डूबा जो स्थान है उससे पानी निकलना कठिन होगा, वैश्विक महामारी की चपेट का मुकाबला करना कठिन होगा, जान और माल की जो हानि हुई है उसका खामियाजा भुगतना काफी समय तक अमेरिका के राज्य के लोगों को पड़ेगा। ये एक चेतावनी थी जो प्रकृति ने इस संपन्न टेक्नोलॉजी की दृष्टि से परिष्कृत राज्य को दी है कि आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते और वो आपकी इच्छानुसार अपना कार्यक्रम नहीं बदलती। वो समुद्री तूफान हो, चक्रवात हो, बाढ़ हो, सूखा हो या जंगलों में लगने वाली आग हो या आर्कटिक क्षेत्र में पिघलने वाला बर्फ, बड़े बड़े हिमशैल खंड हो, ये ऐसे हैं जिनका प्रभाव न केवल एक देश पर बल्कि सारी दुनिया पर पड़ेगा और अब उसको आप ज्यादा देर तक इस संकट को टाल नहीं सकते हैं। यदि आप देखें तो ब्राजील में बोल्सोनारो बड़े समय तक नकारते रहे थे अमेज़न के वर्षावनों में लगी आग को। ये तो उनका कहना था हर वर्ष होती है, इस आग को कोई मैं थोड़ी लगाता हूँ, ये आग अपने आप लग जाती है, तापमान बढ़ता है, जंगल जल जाते हैं और फिर उसके बाद हम उस पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। मगर लोगों को शक ये है कि वो जानबूझकर ऐसा होने देते हैं। जो तस्कर हैं, जो नाजायज तरीके से जमीन को हथियाना चाहते हैं, वो पहले आग लगा देते हैं, सरकार उस तरफ देखती नहीं है और जब हजारों हेक्टेयर कई वर्ग किलोमीटर जलकर वर्षावन में खाक हो जाते हैं तब इस जगह का जो उपयोग है भूमि का वो बदल जाता है। यहाँ संरचनात्मक ढांचे का निर्माण होने लगता है, यहाँ औद्योगिक विकास होने लगता है, यहाँ खदान का काम शुरू हो सकता है, यहाँ इमारती लकड़ी का काम शुरू हो सकता है। ये तो अच्छा है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के दबाव में कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बोल्सोनारो पर दबाव डाला जो यहाँ संरचनात्मक परियोजनाओं से जुड़े थे कि वो इस काम पर कुछ निगरानी रखें। आधे मन से बोल्सोनारो ने इसको स्वीकार किया है कि हाँ समस्या है, मगर ये समस्या सिर्फ ब्राजील की नहीं है। आज कैलिफोर्निया के जंगलों में भी घनी आग लगी हुई है और ये आग की लपटें पहुंच रही हैं झुलसाते हुए नगरों में, सैन फ्रांसिस्को में, लॉस एंजलिस में कई लाख डॉलर की कीमत के बने भवन नष्ट हो रहे हैं, रईस लोग शरणार्थी बनने को मजबूर हो रहे हैं और संपत्ति और जान का नुकसान तो हो ही रहा है। ये संकट अब एक वार्षिक संकट ऐसा है जिसको आप ये नहीं कह सकते कि हम पहले कोरोना वायरस के संकट से निपटेंगे फिर इस संकट से निपटेंगे, क्योंकि ये तात्कालिक नहीं है, ये तात्कालिक है। और यही समस्या ऑस्ट्रेलिया के सामने हो रही है कि वहां भी जंगलों में आग लगी हुई है, वहां भी जाने जा रही हैं और वहां भी उस आग पर नियंत्रण पाने का काम जो सरकार घिरी हुई है कोरोना वायरस से जूझने में या अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने में या चीन के आक्रामक विस्तारवाद का सामना करने में, वो इसको अब तक स्थगित करती रही है। और ये समस्या ऐसी है, हम ये न समझे कि हम ऑस्ट्रेलिया से बहुत दूर हैं, ब्राजील से बहुत दूर हैं, आर्कटिक प्रदेश से बहुत दूर हैं। जब पूरे भूमंडल की आबो हवा बदलती है तो उसका प्रभाव हम पर भी पड़ता है, हमारी खेतीबाड़ी पर पड़ता है, हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और जिन देशों के साथ हमारे वाणिज्य व्यापार के रिश्ते हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। तो हमें भी शायद इस मामले में सतर्क रहने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर एक ऐसा देश है जो रहस्यमय बना रहता है, वो है उत्तरी कोरिया। वहां एक पुश्तैनी किम जोंग उनका शासन आज तक चल रहा है, उन्हीं की 3 पीढ़ियों से वहां राज कर रहे हैं लोग। वो अपने को खांटी साम्यवादी कहते हैं, चीन उनका संरक्षक है और वो अपने देश को इस धरती पर एक साम्यवादी स्वर्ग बताते रहते हैं। किसी समस्या को कोई अस्तित्व मानते ही नहीं है। वो हों, उनके पिताश्री हों, बड़े क्रूर शासक माने जाते थे, अपने विरोधियों का, आलोचकों का बड़ी बर्बरता से सफाया करते थे, चाहे वो उनके निकट संबंधी ही क्यों न हो। और एक तिलिस्म ऐसा है उत्तरी कोरिया का जो कभी टूटता नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को यह उगालता था कि वो किम जोंग उन के साथ एक सौदा पटा सकते हैं। उन्होंने हनोई और सिंगापुर में उनके साथ वार्ताएं भी की, मगर बातचीत बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में चली, मगर उससे कद ज्यादा बढ़ा किम जोंग उनका। और कहीं न कहीं ट्रंप को बात स्वीकार करनी पड़ी कि उनका जो चुंबकीय आकर्षण है उसके जादुई दायरे में लेने में वो असमर्थ रहे थे। उन्होंने भी आशा छोड़ी नहीं है। हाल फिलहाल वो अपने चुनाव अभियान में व्यस्त थे, तो समय मिल गया है किम जोंग उन को अपनी मनमौजी तरीके में काम करने का। पिछले सप्ताह 2 घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को थोड़ा चौंका दिया। किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की साम्यवादी पार्टी की एक समिति की बैठक बुलाई और उसमें पहली बार उन्हें संबोधित करते हुए
अन्य सदस्यों को स्वीकार किया कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा उनको अब तक आज तक लगता था, जैसा योजनाएं बनाई गई थी। उत्तरी कोरिया के सामने समस्याएं हैं। उन्होंने स्पष्ट कोरोना वायरस की महामारी का जिक्र तो नहीं किया, मगर ये स्वीकार किया कि अर्थव्यवस्था के सामने कुछ चुनौतियां जटिल हैं, कुछ सामरिक संकट बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने देश में भगवान की तरह पूजा जाता हो, जिसके किसी भी राय को, वक्तव्य को नकारने की, उससे असहमत होने का दुस्साहस कोई न कर सकता हो, वो इतने लुके छिपे ढंग से भी यदि स्वीकार करे कि गलती कहीं हुई है और हमें शायद दूसरी राह चुननी पड़ेगी या राह बदलनी पड़ेगी, तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। दूसरा समाचार जो सनसनीखेज जिसके साथ था वो ये था कि किम जोंग उन ने घोषणाएं नहीं की, उनकी तरह दिखने वाले उनके हमशक्ल एक आदमी को वहां बिठाकर ये सब बातें की गई थी। पिछले हफ्तों में भी इस तरह समाचार देखने को मिले थे कि वो मरणासन ने उनका एक बड़ा गंभीर ऑपरेशन हुआ है और तब भी उपग्रहों के जरिए खींचे गए थे, कभी उनकी कार के, कभी उनके अस्पताल के, कभी उनके घर के, कभी उनके लग्जरी यॉट के, कभी उनकी खास रेलगाड़ी के। फिर वो एकाएक प्रकट हो गए और उन्होंने इस बार भी उत्तरी कोरिया की सरकार ने वो चित्र प्रकाशित किए हैं अपनी समाचार एजेंसियों के जरिए कि किम जोंग उन सही सलामत है। मगर किम जोंग उन ने ये घोषणा कुछ समय पहले की थी कि सत्ता हस्तांतरण के कुछ प्रयास या प्रयोग शायद वहां हो रहे हैं और तभी से अटकलबाजी का ये दौर बहुत गर्म है कि शायद वो सत्ता की बड़ी जिम्मेदारी अब अपनी बहन को सौंपना चाहते हैं। कुछ लोग सैनिक पोशाकधारी उनकी इस बहन को उनसे भी ज्यादा क्रूर, उनसे भी ज्यादा उत्पीड़क मानते हैं, मगर कुल मिलाकर यह शक्ति किम परिवार के हाथ में ही रहेगी, उसका विभाजन चाहे कैसे हो। और कुछ लोगों को लगता है कि उनकी बहन थोड़ी कम उम्र है, शायद वो ज्यादा व्यावहारिक हो और किम जोंग उनके दानवीकरण, राक्षसीकरण के कारण जिन लोगों को उनसे आपत्ति है वो उनसे शायद दूर हो सके। अब समस्या यह है कि उत्तरी कोरिया एक ऐसा राज्य है जिसको अंग्रेज लोग एकांतवासी राज्य, द हर्मिट किंगडम कहा करते थे, मगर ये एकांतवास उनके ऊपर आरोपित था क्योंकि जापानी सैनिक साम्राज्यवादी उनको अपना द्वेष मानते थे, उनको अपने से घटिया नस्ल का मानते थे और उनका उत्पीड़न होता रहता था। आज जब चीन का जनवादी, चीन का संरक्षण उन्हें प्राप्त है उत्तरी कोरिया के देशों को, तो लोगों को लगता है कि किम जोंग उनकी नाक में नकेल डालने का काम, उन पर अंशतः अंकुश लगाने का काम भी चीनी कर सकता है। मगर इस बात को नकारना कठिन है कि आज उत्तरी कोरिया के पास परमाणुविक अस्त्र हैं, उनके पास ऐसे प्रक्षेपास्त्र हैं जो हजारों मील दूर हमला कर सकते हैं, जो अमेरिका के उन सैनिक अड्डों पर हमला कर सकते हैं जो हवाई द्वीप में है, ओकिनावा में है। और निश्चित रूप से उन्होंने कई बार ये दिखलाया है कि जापान के ऊपर से उड़कर उनके प्रक्षेपास्त्र जाते हैं, दक्षिणी कोरिया के ऊपर से उनके प्रक्षेपास्त्र जाते हैं, ताइवान उनसे आतंकित रहता है। तो चीन क्यों अपने इस मोहरे की शक्ति का क्षय होने देगा जब तक उसका उपयोग समझ में आता है। अब यदि किम जोंग उनके बाद के उत्तरी कोरिया की बात हम कर रहे हैं, तो क्या हम उन सारी बातों को सच मान लें जो पश्चिमी मीडिया में उनका राक्षसीकरण होता है, या उनके निधन के, असामयिक निधन के बारे में अफवाहें समय समय में फैलती रहती हैं, या हम ये मानकर चलें कि अब झकमार कर इस चुनक मिजाज तनाशाह नेता को भी यथार्थ से समझौता करना पड़ रहा है। मगर क्या जो आदमी खूंखार आदमखोर बाग की सवारी करता है उससे उतरने का खतरा मोल ले सकता है? क्या अब वहां सैनिक बगावत के आसार हो सकते हैं? क्या अब वहां जनाक्रोश का विस्फोट हो सकता है? मगर पीढ़ी दर पीढ़ी जब से कोरिया का विभाजन हुआ है, द्वितीय महायुद्ध के बाद से, तब से उत्तरी कोरिया की जो जनता है, जो देववत इनकी पूजा करती है और अपने देश को ही स्वर्ग मानती है, उसके लिए बाहरी दुनिया कोई मानी नहीं रखती, कुछ उन शरणार्थियों को छोड़कर जो दक्षिणी कोरिया में बसे हैं। तो क्या कोरिया आज एक एकांतवासी राज्य, दुष्ट राक्षस राज्य बचा रह सकता है? बाकी दुनिया उसके साथ कैसा आचरण करेगी? भारत के बड़े अच्छे राजनयिक और व्यावसायिक रिश्ते दक्षिणी कोरिया के साथ हैं, मगर यदि कोरियाई प्रायद्वीप में स्थिति अस्थिर होती है और यदि उसका प्रभाव दक्षिण कोरिया पर भी बढ़ता है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं भारत भी इससे प्रभावित होगा। तो हमें एक नजर इस दूर दराज के एकांतवासी राज्य पर भी रखनी होगी। इस साप्ताहिक सर्वेक्षण को यहाँ समाप्त करने का वक्त हो रहा है। इस सप्ताह हमने काफी लंबा चौड़ा दुनिया का सफर किया है। एक छोर पर आर्कटिक प्रदेश, दूसरी ओर दक्षिणी चीनी सागर में बढ़ते तनाव, एक ओर चीन और अमेरिका के मुठभेड़ की संभावना, तो कहीं तपती धरती और मौसम बदलाव के कारण समुद्री तूफान लॉरा का अमेरिका पर हमला, कैलिफोर्निया में और ब्राजील में और ऑस्ट्रेलिया में वर्षावनों की तबाही, और नस्लवादी रंगभेदी उत्पीड़न का एक बार फिर से सर उठाना अमेरिका में, और इसी तरह के अपराध का दंडित किया जाना दूर दराज न्यूजीलैंड में, और
कहीं न कहीं हमको इस बार कुछ स्थान छोड़ने पड़े हैं। हमने चर्चा किया महाशक्तियों के बीच शक्ति संघर्ष का आर्कटिक प्रदेश में, जिसका प्रभाव भी मौसम बदलाव के साथ हमारे ऊपर पड़ सकता है। मगर दुर्भाग्य ये है कि आने वाले कुछ हफ्तों में, लगभग 2 महीने तक, जब तक अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव निर्विघ्न संपन्न नहीं होता है, ये स्थानीय घटनाक्रम अमेरिका का नस्लवादी, रंगभेद, विस्फोटक उपद्रव, ब्लैक लाइव्स मैटर, व्हाइट सुप्रीमेसी आदि हमको निरंतर हमारा ध्यान इधर उधर भटकाते रहेंगे। और इसका लाभ उठाते हुए वो चाहे रूस हो, पुतिन हो, वो अपनी गतिविधियां अन्यत्र पैर पसारने की कोशिश करेंगे। वो आर्कटिक प्रदेश हो, वो पश्चिमी यूरोप हो, और चीन भी इसका लाभ कहीं न कहीं उठाएगा। हम फिर इस बात को एक बार दोहराना चाहेंगे कि भारत के लिए इनमें से कोई भी चुनौती ऐसी नहीं जिसकी वो अवहेलना या उपेक्षा या अनदेखी कर सके, क्योंकि हमको, भारत इतना बड़ा देश है और उसके राष्ट्रीय हित इतने देशों के साथ जुड़े हुए हैं कि उसको संतुलित ढंग से निर्वाह करना, उनका संवर्धन एक हमेशा जटिल चुनौती बना रहता है, खासकर तब जब सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त हो और वैश्विक महामारी की चपेट में हो। तो हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम सारे संकटों की अनुमान लगाएं और उसके बाद मिलकर संतुलित तरीके से वैश्विक महामारी का सामना करते करते वैक्सीन अपनी जनता को सुलभ कराने के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था को पुनर्स्वास्थ्य लाभ दिलाने के लिए उसकी गति तेज कर सकें। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।